देखो सबसे पहले मेन क्या, एचआरए का कैलकुलेशन जब भी होगा सबसे पहले क्या लिखते हैं, एचआरए रिसिप्ट। ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा मेन अमाउंट के अंदर आएगा। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, लेस लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला क्या आता था, सबसे पहले क्या है तो ध्यान दो, एच आर ए रिसीव्ड खुद, हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक, उसके नीचे उनका रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, परसेंटेज ऑफ सैलरी। ठीक, परसेंटेज ऑफ सैलरी कुछ भी हो सकता है, या तो 40% या तो 50%, वो जहाँ रहते हैं उनके बेसिस पे। इन तीनों में सबसे छोटा जो होगा वो अमाउंट यहाँ पुट करेंगे, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, टैक्सेबल। ठीक है, तो ये क्या था, क्या रहेगा, टैक्सेबल एचआरए। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड earns salary of rupees 20,000 per month। ठीक है, लिख कर पढ़ा सकता हूँ, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड अर्न्स अ सैलरी ऑफ रुपीज कितना, 20,000 पर मंथ। ठीक है, एंड ऑल्सो गेट डियरनेस अलाउंसेस is 2,000 per month, out of which 1,000 is contributed to fitness provident fund। ठीक है, he is also entitled to get commission of rupees 10,000 per month, sorry 10,000, and HRA of rupees 5,000 per month। Compute the taxable salary, compute the gross salary of Mr. A, and also exempted amount of HR। इसमें एक और चीज क्या थी, मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है, बार बार जो हमारा सैलरी वर्ड आया था, इस सैलरी, ये सैलरी, इस सैलरी का मीनिंग क्या बनता है, सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला कमीशन। ये क्या था हमारा सैलरी। अब इसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं एचआरए रिसीव्ड, कितना एचआरए रिसीव हुआ। ठीक, तो सॉल्यूशन जब भी स्टार्ट होगा हमें क्या लिखना होगा, हमारा एसएससी कौन है, एसएससी कौन, मिस्टर ए।
इसके नीचे लिखेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा? प्रीवियस ईयर। हाँ, अपन लोग क्वेश्चन के बेस पर ढूंढेंगे। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। हम लोग को सैलरी भी निकालना है, तो पहले वर्किंग नोट में सॉल्व कर लेंगे कि क्या करना। वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ता है ना अपने को। ठीक, तो पहले तो एचआरए फाइंड आउट कर लेते हैं। एचआरए कितना होगा? सबसे पहले एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव कितना हुआ था बताओ जरा। 5000 पर मंथ। क्वेश्चन पढ़े क्या? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन सैलरी ऑफ रुपीज कितना? 20,000 पर मंथ। उसको हर मंथ सैलरी कितनी मिलती है? तो 20,000 पर मंथ मिलती है। एंड ऑल्सो गेट डियरनेस अलाउंसेस रुपीज 2,000 पर मंथ। उसको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलता है कितने का? 2,000 पर मंथ, आउट ऑफ विच 1,000 इज कंट्रीब्यूटेड टू द आरपीएफ। इसमें से हम लोगों ने आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1,000 पर मंथ। ठीक है। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ रुपीज 10,000। उनको कमीशन भी मिलता है 10,000 का, एंड एचआरए भी मिलता है 5,000 पर मंथ का। कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर ए एंड ऑल्सो एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए। लेकिन आगे थोड़ा सा और लिख लो, व्हेन या इन द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला कंडीशन, he pays rent of rupees, he pays rent of rupees 8,000 per month। और दूसरा, he lives in his father's house। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है कि अगर वो रेंट पे करता है 8,000 पर मंथ का तो क्या कैलकुलेशन होगा, और या फिर वो अपने फादर के घर में रहते हैं तो क्या होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन के बेस पे हमें एचआरए कैलकुलेट करना है, और एचआरए के बेस पे हम लोग को टोटल सैलरी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हम लोग पुट करते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं क्या? एचआरए रिसीव्ड। ठीक है, कैलकुलेशन में जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा उस कैलकुलेशन में सबसे पहला काम क्या? एचआरए रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड कितना एचआरए हमारा हुआ? क्वेश्चन में पढ़े हमने 5,000 रुपीज पर मंथ। और ऐसे कितने महीने होते हैं साल भर में? प्रीवियस ईयर पूरे साल भर का होता है, 12 मंथ्स का हो रहा है हमारा इधर। तो 5,000 इंटू 12 कितना होगा? 60,000। ठीक है, आगे 60,000। क्लियर है? अगेन अब हम लोग को लिखना है, माइनस करना है तीन चीजों को। तीन चीजों में से पहला जो होगा वो छोटा, जो भी सबसे लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट करेंगे। तो पहला अमाउंट क्या? एचआरए रिसीव्ड। अगेन एचआरए रिसीव्ड कितना? तो वही अमाउंट लिख देंगे हम, 60,000। क्लियर है? यहाँ देख लो बात लिखो। एचआरए रिसीव्ड 60,000। उसके बाद तीन चीजें माइनस करनी है हमें। पहला क्या? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है हमारे पास? तो केस नंबर 1 में क्या था हमारा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। केस 1 में रेंट पेड कितना हो रहा है? 8,000 रुपीज पर मंथ, है ना? 8,000 पर मंथ, एक महीने का 8,000 है तो 12 मंथ्स का कितना होगा? 12 मंथ्स का कितना होता है? 96,000। तो हम लोग रेंट पेड के नीचे उसका अमाउंट लिखेंगे। 96,000 रुपीज हमें रेंट पे करना पड़ा साल भर में। माइनस करते हैं 10% ऑफ सैलरी। तो यही सबसे मेन टास्क है हमारा कि सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी निकालना जरूरी है हमारे लिए। तो मीनिंग ऑफ सैलरी, क्या है मीनिंग? मीनिंग ऑफ सैलरी, और फॉर किसके लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। तुम लोग उसको फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट में लिखना। एचआरए के लिए बताओ तो क्या क्या होगा? मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आता है? देखो अपने पास क्या है क्या नहीं वो बात की बात। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो हमने याद किया ना 3 पॉइंट्स, वो हमेशा लिख लेना। ठीक है, मीनिंग ऑफ सैलरी, एचआरए के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी, डियरनेस पे आएगा, और लास्ट पॉइंट क्या? परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला कमीशन आएगा।
बस ये 3 चीज आती है। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप देखना है क्या क्या है हमारे पास। बेसिक सैलरी है, ऑब्वियसली है। साल भर की सैलरी कितनी, एक महीने की सैलरी 20,000 है ना, तो साल भर की कितनी होगी 20,000 इंटू 12, 2,40,000, 2,40 होगा। ये कितना सा होगा, चल ठीक है 2,40,000 डियरनेस पे। हम लोग को डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है क्या, मिल रहा है। कितना मिल रहा है 2,000। और क्वेश्चन ने बोला है कि आउट ऑफ विच 1,000 हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में। तो जितना पोर्शन हम लोग आरपीएफ में या किसी भी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज कर लेते हैं वो हमारा क्या बन जाता है डीपे। तो 2,000 में से 1,000 हमने यूज कर लिया, तो मतलब 1,000 हमारा डीपे बन गया। तो हमारा डीपे कितना 1,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे तो कितना, तो 12,000 हमारा क्या हो गया डियरनेस पे। ठीक है। परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला कमीशन है क्या, नहीं। हमारे पास कमीशन तो है लेकिन वो डायरेक्ट कमीशन दिया हुआ, तो वो नॉर्मल कमीशन हुआ, वो वाला कमीशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर है। हाँ ये डायरेक्ट कमीशन टर्नओवर दिया है क्या, और यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि ये 10,000 आपका कमीशन टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, मतलब ये अदर कमीशन है। आपको फिक्स टाइप का कमीशन है कि आप ऐसा भी कैसा भी काम करो 10,000 का कमीशन आपको देंगे। ऐसा कमीशन एचआरए में काम नहीं आएगा। बस अब इन सबको हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, कितना आएगा 2,52,000 विदाउट। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, सॉरी फॉर्मेट में हमें क्या चाहिए था अभी 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है हमारी, सैलरी है सैलरी टोटल सैलरी 2,52,000 आया ना। देखो सैलरी कितनी आई हमारे पास 2,52,000। 52,000 चाहिए हमें 10% ऑफ सैलरी चाहिए। 10% ऑफ सैलरी कितनी है 2,52,000 का 25,200 10%, तो कितना 25,200। क्लियर है। तो ये हम लोग अमाउंट पुट कर देते हैं ऊपर। हाँ 10% चाहिए था हमें, 10% निकालना। यह आएगा 25,200। अब 96,000 माइनस 25,200 इज इक्वल टू कितना 70,000। 70,800 ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, हम लोग को नहीं पता कि ये कहाँ रहता है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कैजुअली ये कितना है, कहाँ रहता होगा। आउट ऑफ मतलब ये 4 सिटीज हैं उनसे अलग रहता होगा, इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 40% एज्यूम कर लेंगे। नहीं पता ना कि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता कहाँ, हम लोग 40 मान लेते हैं कि अदर जगह में रह के 40% एज्यूम कर लेते हैं। तो 25 लाख सॉरी 2,52,000 का कितना परसेंट 40% एज्यूम करते हैं। 2,52,000 इंटू 40% कितना होगा 1,08,000। 800 ठीक है। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन, लोअर कौन, 60,000 खुद छोटा है, तो वो 60,000 अमाउंट यहाँ पुट करेंगे। और हमारा जो टैक्सेबल आएगा वो कितना आएगा, हम लोग थोड़ा भी बेचारे टैक्सेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों का जितना मिला वो पूरा का पूरा क्या है एग्जेम्प्ट। ठीक है। तो ये निकल गया हमारा पहले केस में कि हमारा पूरा का पूरा एचआरए क्या हुआ एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक, तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सॉरी अपने को टैक्सेबल नहीं बोले हैं, अपन क्या बात किए हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक, तो ग्रॉस सैलरी में ये अपन कौन सा बना रहे हैं, केस नंबर 1 कंडीशन 1। जब हम लोग रेंट पे करते हैं, कितना रेंट पे करते हैं 8,000 रुपीज पर मंथ का रेंट पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था, 2 टाइप का क्वेश्चन था, याद है। 2 टाइप के केसेस थे, एक कि अगर आपने रेंट पे किया है 8,000 पर मंथ तो आपका पहले एचआरए निकालो और उसके बेस पे अपने सैलरी निकालो। दूसरा केस क्या था कि आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, अपने फादर के घर पे रहते हो, तो आप अपना एचआरए निकालो एंड उसके बाद अपना सैलरी निकालो। तो हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला कि अगर हम लोग रेंट पे करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले बेसिक सैलरी,
अभी क्या निकाल रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी में हम देखे थे सब कुछ आता है। सबसे पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी, 20,000 पर मंथ। 20,000 इंटू 12 कितना आ रहा था, 2,40,000 आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद क्या आता है, डियरनेस अलाउंसेस आते हैं। ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस कितना है, 2,000 पूरा, इसमें तो पूरा आएगा। हम लोग जब मीनिंग ऑफ सैलरी पढ़ते हैं तब सिर्फ डी पे लिया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा लेते हैं। ठीक है, ये फर्क समझ में आ रहा है। इसी फर्क के लिए हमें डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस पे का डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर क्या लिए, सिर्फ डियरनेस पे लिए थे। अभी मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या लिए थे, सिर्फ डियरनेस पे लिए थे। अभी ग्रॉस सैलरी में क्या लिया जा रहा है, पूरी की पूरा डियरनेस अलाउंसेस लिया जा रहा है। क्लियर है। तो 2,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 24,000। क्लियर है। डियरनेस अलाउंसेस के बाद आता है बोनस, वो है क्या, बोनस हमारे क्वेश्चन में ही नहीं है। उसके बाद क्या, कमीशन। कमीशन कितना, 10,000। तो ये भी ध्यान दो कि यहाँ हमने कमीशन लिया है, लेकिन ऊपर जब मीनिंग ऑफ सैलरी बना रहे थे तब कमीशन नहीं लिए थे, क्योंकि ये कौन सा कमीशन है, नॉर्मल कमीशन। और जब हम लोग मीनिंग ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ HRA, तो उस कंडीशन में हमें कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला ही चाहिए होता है। इसलिए हमने मीनिंग ऑफ सैलरी में कमीशन नहीं लिया और यहाँ पर कमीशन ले रहे हैं। नेक्स्ट, कमीशन के बाद एक ही अलाउंसेस से डायरेक्ट लिख देते हैं। कौन सा अलाउंसेस मिला था हमें, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस कितना टैक्सेबल निकला, नील, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो गया था। यानी 60 मिला और 60 पूरा एग्जाम्प्ट हो गया, तो बचा कितना था, नील, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो अब हम लोग का टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी, सॉरी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, 2,74,000। ये निकला अपना ग्रॉस सैलरी। क्लियर है। अब ये तो ग्रॉस सैलरी हो गया, ये केस 1 का हुआ। ठीक है, केस 2 में, केस 2 में क्या अलग है, केस 2 में बस इतना सा अलग है, हम लोग को बोल दिया गया है कि आप अपने फादर के घर में रहते हो और आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, रेंट पे नहीं करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वाला, उसमें रेंट पेड 0 हो जाएगा। रेंट पेड माइनस सैलरी करेंगे तो जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। 0 माइनस 25,200 कितना आएगा आंसर, माइनस 25,200 आएगा। ठीक है, मतलब हमेशा यही अमाउंट सबसे छोटा आएगा इन केस जब हम लोग रेंट पे नहीं कर रहे होंगे तब, क्योंकि नेगेटिव होगा। 0 से तो नेगेटिव छोटा ही होता है। क्या 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 सर, ये रेंट पेड नहीं करना है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ, रेंट पेड अगर नहीं करना, ठीक, तो सीधी सी बात है, जब हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी के केस में रेंट पेड के नीचे अमाउंट कितना लिखेंगे, 0। हमने अगर रेंट पे किया ही नहीं तो रेंट पेड के नीचे अमाउंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करेंगे तो 0 माइनस सैलरी तो कुछ ना कुछ होगी, सैलरी का 10% तो कुछ ना कुछ होगा, तो 0 माइनस समथिंग अमाउंट करेंगे तो जो अमाउंट बैलेंस बचेगा वो हमारा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि ये अमाउंट, ये वाला जो कॉलम है, सेकंड कॉलम जो है वो हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा और सबसे छोटा वही रहेगा। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पर लास्ट में क्या लिखते हैं, 0। नेगेटिव कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, उससे छोटा नहीं आता है। तो ओवरऑल मुझको डायरेक्टली ये बताना है कि अगर हम लोगों ने, हमें रेंट पे करने की जरूरत नहीं है तो हमारा एग्जम्पशन क्या होता है, नील होता है। आपको कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपको रेंट पे करना पड़ ही नहीं रहा है तो आप HRA क्यों ले रहे हो, तो बात है HRA क्यों मिलता है आपको, क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हैं इसलिए। HRA का फुल फॉर्म क्या, हाउस रेंट अलाउंसेस। आप रेंट पे कर रहे हो इसीलिए कंपनी आपको क्या दे रही है, अलाउंस दे रही है। इसके बेसिस पे आप क्या करो, अपना रेंट पे करो। लेकिन अगर आप रेंट पे ही नहीं कर रहे हो तो HRA क्यों ले रहे हो, और HRA मिल भी रहा है तुम्हारी कंपनी से तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर हम लोग रेंट पे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, हमारे लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो मैं इसको बस समझाने के लिए यहाँ लिखा रहा हूँ, हम लोग कभी सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी समझ में आ गया कि हमने रेंट पे नहीं करना है, हम लोग के लिए HRA पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा।
क्लियर है? अब वो प्रूफ के थ्रू यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, 60,000, ठीक है। उसमें से -3 चीजों में से सबसे छोटा करते हैं। सबसे पहला क्या, HRA रिसीव, कितना, वो तो 60,000 है। सेकंड पॉइंट क्या था, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना, 0, -10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन सेम है तो सैलरी इतनी निकलेगी, इसलिए डायरेक्ट पुट कर देते हैं 25,200। यहाँ तो कोई डाउट है? अब मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, -25,200 आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो हम लोग उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट 40% ऑफ सैलरी लेते हैं तो कितना आएगा, वही अमाउंट आएगा सेम जो पहले आया था, 1,08,000। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन, इन तीनों में सबसे छोटा कौन, पहला है 60,000, दूसरा है 0 और तीसरा है 1,08,000। सबसे छोटा 0 है, सबसे छोटा कौन, 0। हाँ, मतलब एग्जाम कितना हुआ, 0, टैक्सेबल कितना हुआ, पूरा का पूरा, ठीक है। तो मतलब क्या, ये सॉल्व करने के बाद तो दिख रहा है कि सबसे छोटा 0 होने के कारण हमारा एग्जाम्पशन कितना हो गया, 0 हुआ, इसलिए टैक्सेबल कितना होगा, पूरा होगा। ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए समझ लो कि जब भी हम लोगों को रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को HRA जितना भी मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। बट मेन बात तो ये है कि जब आपका रेंट पे नहीं हो रहा है तो आपको कंपनी HRA देगी ही नहीं, बट फिर भी अगर आपको HRA दे रही है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा, क्योंकि आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, पूरा का पूरा बेनिफिट यूज कर रहे हो, इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसलिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जितना HRA मिला पूरा का पूरा क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है, क्लियर है? तो सेकंड कंडीशन में बस यही फर्क होगा सैलरी के कैलकुलेशन में कि हमारा HRA पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। फिर निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, सबसे पहले बताओ बेसिक सैलरी क्या, बेसिक सैलरी कितना, इधर इधर ध्यान दो, 2,40,000, ठीक। उसके बाद क्या आता है, ईयरनेस अलाउंसेस, ईयरनेस अलाउंसेस सेम वही है 24,000 जो पहले था, बोनस तो था नहीं। कमीशन, कमीशन कितना, पूरा का पूरा लेंगे, कितना, 10,000। एंड लास्ट पॉइंट क्या, इधर HRA कितना, HRA पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, मतलब 60,000, ठीक। तो अब जो आएगा वो हमारा ग्रॉस सैलरी, तो कितना, 3,34,000, 34, अरे 34 ना, ठीक है। और बिसाइड्स एक कैटेगरी कौन सी होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट, ठीक है। फुल्ली एग्जाम्प्ट में कौन सी होती हैं, एक हो गया भाई फॉरेन पर्क्विसाइड, फॉरेन पर्क्विसाइड सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर, याद है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा फॉरेन पर्क्विसाइड से। सेकंड क्या, पर्क्विसाइड्स MLA और MPs, क्लियर है? नेक्स्ट इज टेलीफोन फैसिलिटी, हाँ, जैसे आपके घर में आपको टेलीफोन फैसिलिटी मिली है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। यही चीज है जो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं,
क्या, जैसे नॉर्मल सी बात है, अपन को फैसिलिटी मिलती है कि फोन बिल मिल पोस्ट पेड या प्रीपेड जैसा भी आपको फैसिलिटी मिली है तुम बात करोगे, तुमको सैलरी तो मिलती है। अगर तुमको फोन की फैसिलिटी नहीं मिली थी, तुम अपने पॉकेट से पे करते हैं अपने बिल को, लेकिन अभी कौन पे कर रहा है तुम्हारा बिल? कंपनी पे कर रही है। जब अगर कंपनी पे कर रही है, जब अगर कंपनी पे कर रही है, सॉरी, जब आपकी कंपनी पे कर रही है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे को बेनिफिट हो गया ना, कोई और तुम्हारे लिए पे कर रहा है, वो बेनिफिट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये वाले जो थे ये कौन से हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। बेनिफिट जो हमें मिलते हैं वो सारे बेनिफिट क्या होंगे हमारे लिए, परक्यूसाइड्स बोला जाता है। अच्छा, परक्यूसाइड मतलब क्या होता है? परक्यूसाइड्स मतलब क्या होता है? बेनिफिट इन टाइम। अगर हमें बेनिफिट टाइम में मिलता है तो वो क्या होगा हमारे लिए, परक्यूसाइड्स होंगे। बेनिफिट इन टाइम। कुछ और फुल्ली टैक्स, फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं, पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं, और क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल भी होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल में कौन से होंगे, पहले फुल्ली टैक्सेबल देख लेते हैं। फुल्ली टैक्सेबल में एक होगा गैस फैसिलिटी, गार्डनर फैसिलिटी, कुक फैसिलिटी एक्सेट्रा। इस टाइप की जो फैसिलिटी मिलेगी आपको वो सब क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे। गार्डनर मिला आपके घर में, प्रोवाइड किया गया, कुक प्रोवाइड किया गया, गैस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, वो पूरी पूरी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। उसमें से कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। इधर एग्जाम्पशन वाला कौन सा हो गया, फॉरेन परक्यूसाइड्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, perquisites, all type of perquisites to MLA और MPs, और टेलीफोन फैसिलिटी टू एनीवन। तो ये सारे एग्जाम्प्ट होंगे और इधर वाले सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। अब मेन आते हैं पार्शियली में। पहला होता है रेंट फ्री हाउस। ठीक है, आपका हाउस मिल गया, जैसे HRA में आपको क्या मिलता है, रेंट पे करने के लिए घर में कैश मिलता था, यहाँ पर आपको रेंट से बचने के लिए आपको सीधा घर मिल रहा है, तो ये क्या होगा, रेंट फ्री हाउस। सेकेंड, कार फैसिलिटी। थर्ड, होटल फैसिलिटी। फोर्थ, एजुकेशन फैसिलिटी। ध्यान देना, एजुकेशन फैसिलिटी और एजुकेशन अलाउंसेस अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी के बाद मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। ये फिर वही पॉइंट, मेडिकल अलाउंसेस अलग है, मेडिकल फैसिलिटी अलग है। मेडिकल अलाउंसेस क्या, आपको आपके इलाज के लिए आपको कैश दे दिया गया, मेडिकल अलाउंसेस आपके इलाज के लिए सिर्फ आपके लिए हॉस्पिटल प्रोवाइड किया गया, वो मेडिकल फैसिलिटी। इसमें कैश इन्वॉल्व होता है वो अलाउंसेस, इसमें काइंड इन्वॉल्व होता है वो परक्यूसाइड्स फैसिलिटी। एक बेटा, चलो नेक्स्ट इज मील फैसिलिटी। मील मील फैसिलिटी, तो ये फैसिलिटीज जो है हमारी कौन सी हैं, पार्शियली टैक्सेबल होंगी। कुछ कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा, कुछ कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। कितना टैक्सेबल और कितना एग्जेम्प्ट होगा वो हमें याद करना होगा। और लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। आप घूमने जाओगे, आपका पेमेंट आपकी कंपनी करेगी, जैसे BSP बनती है ना, BSP भेजते रहती है आपको घूमने के लिए। अच्छा, एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को घूमने दिया जाता है, उनकी फैसिलिटी कंपनी बियर करती है, तो वो भी तो हमारे लिए बेनिफिट है कि हम फ्री में घूम रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे जहाँ भी घूमने मिल रहा है हमें और हमारे फैमिली को, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, कंपनी पे कर रही है, दैट इज बेनिफिट और फॉरेन एम्प्लॉय। वैसे कंडीशन में क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा हमारे लिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट सेट की गई है। आप उस लिमिट के अंदर होते एग्जाम, उसके ऊपर चले जाओगे तो टैक्सेबल। और लिमिट क्या से पढ़ेंगे, तो ये सारे क्या थे हमारे लिए, कुछ थे एग्जाम और कुछ थे पार्शली एग्जाम और कुछ थे फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, सबसे पहला पार्शली टैक्सेबल। नेक्स्ट पे करते हैं।
तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग क्या, पार्शियली टैक्सेबल। सबसे पहला क्या था पार्शियली टैक्सेबल में, ये अपन लास्ट करेंगे आज का, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। रेंट फ्री हाउस, ठीक है, 10 मिनट ही बचा। चलो, रेंट फ्री हाउस में सबसे पहला क्या था, एक कैटेगरी होती है हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक, और दूसरी होगी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सीन क्लियर है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कैलकुलेशन जो होगा वो एज पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। टैक्सेबल तो होगा बट एज पर रूल्स और गवर्नमेंट पॉलिसी या रूल, जो गवर्नमेंट का जो रूल होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा और उस बेसिस पे हमें टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, क्लियर है। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फिर दो कैटेगरीज आ गई। एक कैटेगरी, पहली कैटेगरी है अगर वो घर एम्प्लॉयर का खुद का हुआ तो, ठीक। जो घर हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, रेंट फ्री हाउस का मतलब क्या, आपको सीधा घर प्रोवाइड किया जा रहा है, उस घर में आप रहोगे, तो घर कंपनी का है भी कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हो सकता है घर कंपनी ने पहले खुद रेंट पे लिया हो एंड तुमको प्रोवाइड किया हो सकता है कि नहीं। तो दो केसेस आ सकते हैं, एक हाउस इज ओन्ड बाय कौन, एम्प्लॉयर, और दूसरा क्या होगा, हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। दो केसेस क्या आ गए, एक केस ये कि आ गया, पहला केस क्या कि अगर हाउस आपके ओनर का खुद का है, और दूसरा केस क्या कि हाउस आपके ओनर के पास में, सॉरी आपके एम्प्लॉयर के पास में हाउस नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर ने पहले रेंट पे लिया एंड देन आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अगर हम लोग के ओनर का खुद का घर है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहला पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होगा। पॉपुलेशन मतलब क्या, अगर जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी का पॉपुलेशन अबाउ 20 लाख है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी का 15% जो होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्स में जाएगा, ठीक है। सेकेंड का पॉइंट क्या, 10 लाख से 20 लाख के बीच में अगर आपका पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी। थर्ड कैटेगरी क्या, बिलो 10 लाख है अगर तो 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो वो डिपेंड होगा एरिया के हिसाब से, आप किस एरिया में रहते हो उस एरिया के पॉपुलेशन के बेस पे। तो पॉपुलेशन इफ अबाउट 20 लाख तो 15% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 20 लाख के बीच में अगर है तो 10% ऑफ सैलरी, और 10 लाख के नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी, क्लियर है क्या। अब इधर आते हैं, अगर हम लोग का एम्प्लॉयर के बाद खुद का घर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो रेंट पे, अगर खुद का घर नहीं है तो रेंट पे करेगी कि नहीं करेगी, एम्प्लॉयर खुद रेंट पे करेगा, तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, whichever is lower is equals to taxable, क्लियर है। क्या याद करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम लोग को सीधा क्वेश्चन पे बेस होना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। फिर देखेंगे क्या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा तो दो चीज में देखना होगा कि वो एम्प्लॉयर का खुद का घर है या नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर होगा तो पॉपुलेशन के ऊपर बेस हो, या फिर पहले अपन ये देखते हैं, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं होगा, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं होगा तो रेंट पे कर रही होगी, और अगर रेंट पे कर रहे होंगे तो क्या होगा, रेंट पेड या फिर 15% ऑफ सैलरी,
दोनों में से जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है? रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच इज बेसिस टैक्सेबल। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, जब हम लोगों की कंपनी रेंट पे कर रही होगी तब। लेकिन अगर रेंट पे नहीं कर रही होगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड हो जाएंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी पॉपुलेशन 20 लाख के ऊपर है 15% ऑफ सैलरी, पॉपुलेशन अगर 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर 10 लाख के नीचे है तो 7.5% ऑफ सैलरी। क्लियर है? जो भी आएगा ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट आएगा। क्लियर? और लास्ट में बस इतना ध्यान देना है, चाहे वो कोई भी केस हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, या फिर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर, दोनों केसेस में कुछ भी होगा तो क्या निकलेगा, टैक्सेबल निकलेगा। है? 15% ऑफ सैलरी क्या, टैक्सेबल पर साइड। 10% ऑफ सैलरी क्या निकलेगा, टैक्सेबल पर साइड। 7.5% ऑफ क्या निकलेगा, टैक्सेबल पर साइड निकलेगा। ये तीनों में से कोई एक ही कंडीशन होगा ना तुम्हारी सिटी का, तो जो भी एक होगा वो टैक्सेबल निकलेगा। या फिर इस कंडीशन में भी हमें टैक्सेबल सैलरी निकलेगी या परसेंट निकलेगा। तो टैक्सेबल परसेंट जो भी आ रहा है, इस परसेंट में हम लोगों को कुछ ऐड करना होता है, वो होगा रेंट ऑफ फैसिलिटीज। फैसिलिटीज मतलब घर के साथ आपको हो सकता है फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही हो, तो जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहेगी उसका रेंट भी तुम्हारे को ही ऐड किया जाएगा। टोटल पर साइड कितना आएगा तुम्हारा, तो जितना टैक्सेबल ऊपर निकला उसमें कोई फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है उसका भी रेंट आपको टैक्सेबल मिलेगा। ठीक है? मतलब मान लो कि आपको घर के साथ घर के अंदर फर्नीचर भी मिल रहा है, ठीक है, फर्नीचर भी अगर कंपनी ने रेंट पे लिया है तो वो रेंट तुम्हारी रेंट पे ऐड हो जाएगा। अगर वो फर्नीचर कंपनी का खुद का हुआ तो उसके कॉस्ट का 10% तुम्हारे इसमें ऐड हो जाएगा रेंट में, या फिर बोल सकते हैं फैसिलिटी, 10% ऑफ फैसिलिटी, या फिर टैक्सेबल जितना भी होगा पर साइड, उस पर साइड में प्लस करेंगे हम लोग क्या, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ है क्या, नहीं है? ठीक, तो क्या था हम लोगों का कि अगर हम लोगों को कैटेगरी कुछ भी टैक्सेबल तो निकलेगा आपका पर साइड, जितना भी टैक्सेबल पर साइड आया, पॉपुलेशन के बेस में मान लो कि हमारी सिटी का पॉपुलेशन 20 लाख के ऊपर जा रहा है, जिस सिटी में रहते हो हाँ ये पॉपुलेशन। अगर आप का पॉपुलेशन, आपकी सिटी का पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है तो आपकी सैलरी का कितना, 15% टैक्सेबल निकलेगा। ठीक है? तो आपके रेंट फ्री हाउस की टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, तो जो भी अमाउंट आएगा 15% ऑफ सैलरी वो टैक्सेबल हो जाएगा। उस टैक्सेबल अमाउंट में अगर आपको साथ ही साथ कुछ रेफ्रिजरेटर या फर्नीचर या कुछ अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका 10% भी आपके ही जेब में डाला जाएगा एंड आपको ही टैक्सेबल लगाया जाएगा और आपके अकाउंट में फिर नहीं समझ में? कुछ नहीं है, देखो मान लो कि आपको घर मिल रहा है, कंपनी आपको घर प्रोवाइड कर रही है, घर प्रोवाइड करें तो हो सकता है कि उनमें रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर वगैरह कुछ ना कुछ हो। तो मान लेते कुछ भी नहीं तो आपको रेफ्रिजरेटर भी साथ में मिल रहा है। ठीक, घर मिला तो घर का कैलकुलेशन तो किस बेसिस पे होगा, ऊपर जो हमने देखा घर का कैलकुलेशन तो इस बेस पे होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कंपनी का खुद का घर है या नहीं है इस बेस पे होगा। ये तो घर का कैलकुलेशन हुआ, लेकिन आपको जो फ्री फंड में रेफ्रिजरेटर मिल रहा है उसका टैक्सेबल क्या होगा, तो उसकी टैक्सेबिलिटी दो कंडीशन पे होगी। हो सकता है कि कंपनी ने पहले रेंट पे लिया होगा रेफ्रिजरेटर एंड आपको दिया होगा, तो अगर रेंट पे लिया होगा तो आपको जितना रेंट पे कर रही है कंपनी वो आपके अकाउंट में डाल देगी और आपको टैक्सेबल होगा। लेकिन हो सकता है कि कंपनी का खुद का रेफ्रिजरेटर होगा, तो कंपनी ने खरीदा होगा, कंपनी ने अगर खरीदा होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा रेफ्रिजरेटर का, तो जो रेफ्रिजरेटर मिला है उसके कॉस्ट का 10% तुम्हारे अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल परक्यूसाइड्स का टैक्सेबल आएगा। क्लियर हो? विदाउट वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है? तो बेसिकली फॉर्मेट तो यही है हमारा फॉर्मेट, इसको समझ लेना, एक बार पढ़ लेना बार बार, कल इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको कोई डाउट होगा तो मुझे पूछना बाद में।
मैसेज कर लेना क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। क्लियर है क्या? सर रिकॉर्डिंग